हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। मेरा मानना है कि जाहिल सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे होकर भी जहालत का सेहरा सर पर सजाए रखना जहालत की बदतरीन किस्म, जिसमें इंसान सही गलत का फर्क यकसर भूल जाता है और जाहिलाना तौर पर तरीकों को अपने लिए मुफीद समझता है। बिस्तर पर लेटे हुए मेरी आंखें नींद की मुंतजिर थी, मगर शायद इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी। रात के 9 बज रहे थे। मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ चुका था कि अचानक ही जोर-जोर से कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। इतनी रात के दरवाजे पर कौन हो सकता था? ये सोचकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि ये इलाका मेरे लिए नया था। मुझे यहाँ इस गाँव में आए कुछ अरसा ही हुआ था। किसी से इतनी खास जान-पहचान भी नहीं थी। मैं एक सरकारी स्कूल का उस्ताद था और मुझे यहाँ होस्टिंग करके पोस्टिंग के लिए भेजा गया था। अभी नया-नया आया था तो जान-पहचान में भी वक़्त लगना था। इस वक्त भला कौन यहाँ मेरे दरवाजे पर आ सकता है? इस गांव में रात बहुत जल्दी हो जाया करती थी, इसीलिए मैं भी 9 बजते ही सोने के लिए लेट गया था और अब दरवाजा बजने की आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा था। लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय मैं चारपाई पर ही बैठकर सोचने लगा कि दरवाजा खोलूं या नहीं। पता नहीं कौन हो दरवाजे पर, इतनी रात के कौन हो सकता है। गांव के हालात भी कुछ खासे ठीक नहीं थे। हालात के पेश नज़र तो मुझे एहतियात ही बरतनी चाहिए थी। सोच लिया कि नहीं खोलूंगा, लेकिन जब बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दस्तक हुई, तो मैंने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल दिया और ये देखकर परेशान हो गया कि दरवाजे पर एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। वो चेहरा मुझे काफ़ी मायूस लगा था। इस लड़की का चेहरा मुझे कुछ जाना-पहचाना लग रहा था। मैंने उसे शायद पहले भी कभी देखा था। उससे जान-पहचान हुई थी या हो सकता है गाँव में ही देखा हो कहीं। याद करने पर भी मुझे ठीक तरह से याद ना आया। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी सुनहरी आंखें खौफ से फैली हुई थी। पेशानी पर खौफ से पसीने के कतरे नुमाया थे। इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर से भागती हुई आई हो। सांस फूला हुआ था। दुपट्टा हाथ में थामे बेतरतीब सी हालत थी। बाल बिखरे थे। पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मैंने घबराकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? लेकिन वो जवाब देने की बजाय मेरे दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। उसको होश में लाने की कोशिश तो की, मगर बेसूद। मगर मुझे उसे अंदर लाना पड़ा। इस तरह किसी लड़की को अपने कमरे में लाना बहुत खतरनाक काम था, क्योंकि ये गाँव था और यहाँ के रस्म-व-रिवाज बहुत सख्त थे। इस बात को कोई गलत रंग देता तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। मुझे मैंने यहाँ किसी औरत को मगरिब के बाद घर से बाहर भी नहीं देखा था। यहाँ के मर्द बहुत सख्ती करते थे, बेटियों बीवियों पर, और कोई लड़कियों को स्कूल तक आने की इजाज़त भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से कुछ 8-10 लड़कियाँ ही गाँव से स्कूल में आती, तो वो भी कुछ दिनों में ही वापस घर बैठ जाती। किसी को इतनी इजाज़त ना थी कि पढ़ाई को जारी रख सके। लेकिन मैं एक बेहोश लड़की को दरवाजे पर देख छोड़ भी नहीं सकता था। ये भी ठीक ना लगा मुझे, इसीलिए उसकी मदद तो करनी ही थी। मैं उसे अंदर लाया, चारपाई पर लेटाया, होश दिलाने की कोशिश करने लगा। साथ-साथ मुझे ये डर भी सता रहा था कि अगर कोई गाँव वाला इस लड़की की तलाश में यहाँ तक आ गया या फिर उसके घर वाले इसे ढूँढते हुए आ गए, तो मेरा किरदार भी मशकूक हो जाएगा और मुझे भी मशकूक नज़रों से देखा जाएगा। पहले ही यहाँ मुझे गाँव में लड़कियों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी और इस लड़की की वजह से तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किल बड़ी हो सकती थी। जाने आगे क्या होने वाला था, रिस्क तो मैं ले ही चुका था, नियत से। अल्लाह वाकिफ़ था और इसके मुँह पर पानी के छींटे मारते जा रहा था। मैं चाहता था उसे जल्द से जल्द होश आए और मैं उसे यहाँ से चलता करूँ, ताकि मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो। काफ़ी देर बाद जाकर उसने आँखें खोल लीं, तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार नज़र आए। घबरा कर उठ बैठी थी, दाएँ-बाएँ नज़रें घुमाई, मेरी जानिब देखा और फिर ज़ारों-कतार रोने लगी। पता नहीं वो किस परेशानी से गुज़र रही थी, जो इस तरह रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ से मैं डर गया और उसे खामोश होने का कहा। कुछ देर बाद जब वो चुप हुई, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये हाल क्यों है? क्या हुआ है? क्या परेशानी है? तो उसने जवाब देने के बजाय खौफ से इधर-उधर देखा, फिर बड़ी परेशान नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, उस्ताद जी, मुझे बचा लीजिए। मुझे इन लोगों से, इनके ज़ुल्म से बचा लीजिए। मुझे इन ज़ालिमों से बचा लीजिए। उसके उस्ताद जी कहते ही मुझे याद आ गया कि वो तो 1-2 दिन पहले मेरे स्कूल आई थी और फिर उसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा था। वो दोबारा कभी नज़र नहीं आई। मैं लड़कियों के चेहरों की तरफ कम ही देखता था, इसलिए मुझे इसका चेहरा ठीक से याद नहीं रहा था। लेकिन इतनी रात के उसका यहाँ मेरे दरवाज़े पर क्या काम था? किस तरह का ज़ुल्म हो रहा था और वो ज़ुल्म कौन कर रहा था? वो किससे बचने की बात कर रही थी? उसकी बात मुझे कुछ ख़ास समझ ना आई। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, परेशान ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तो बताओ तुम किससे बचती फिर रही हो और इतनी रात गए घर से क्यों निकली हो इस वक़्त?
तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि गाँव के हालात कैसे चल रहे हैं, लुटेरे कभी भी आ जाते हैं। ऐसे में एक जवान लड़की का अकेले घर से निकलना कितना खतरनाक है। तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। अपने हाथों की उँगलियाँ मरोड़ते हुए वो कहने लगी, उस्ताद जी, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं, इसीलिए मैं भाग कर आई हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए भाग कर आ गई हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। इसकी वजह से तो मैं भी मुसीबत में पड़ सकता था। अगर वो शादी की वजह से घर से भागी थी, फिर तो उसके घर वाले यकीनन कुछ ही देर में उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच सकते थे और मेरे घर पाकर मुझे भी इस सारी बात में मुलव्वस समझेंगे और मुझे भी कसूरवार ठहराएंगे। ये गांव था और यहाँ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी होती थी, तो फिर वो क्यों अपना घर छोड़कर आई थी? किसी की खातिर, शायद किसी और को पसंद करती थी। और यही बात जब मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी, नहीं उस्ताद जी, मैं किसी को पसंद नहीं करती, बस मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पसंद तो नहीं करती, मजबूरी है शादी नहीं करनी बस। इस लड़की का नाम नीलम था। मैंने नीलम से कहा, देखो शादी तो तुम्हें करनी ही होगी क्योंकि यही इस गांव का रिवाज है। तुम तकरीबन 14 साल की हो चुकी हो और गांव में सारी लड़कियों की शादी इस उम्र में होती है। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बात और है, वरना गांव वाले तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें शादी करनी ही तो पड़ेगी। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि मेरी शादी मेरे चचा के बेटे करीम बख्श के साथ की जा रही है। वो मुझे पसंद भी है और मेरा ख्याल भी रखता है। मुझे उस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बात फ़कत ये है कि मैं अभी शादी के इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। घर वालों को ये बात समझा दे। आप तो पढ़े-लिखे उस्ताद हैं। मेरे माँ-बाप आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे और आप अपना फ़ैसला फ़िल वक़्त बदल दें। और नीलम की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। शादी करना या ना करना उसकी मर्ज़ी थी। ये उसका हक था, लेकिन गाँव में लड़कियों को हकूक़ मिलते ही कहाँ हैं। वो तो चुपचाप सर झुकाए हर बात पर आमीन कह देने की आदी कर दी जाती हैं। अगर ऐसे में बीच में मैं पड़ता, गाँव वाले मेरी जान के दुश्मन बन जाते कि मैं इन लड़कियों को वरगला कर काम कर रहा हूँ। और फिर इनकार की कोई माकूल वजह भी नहीं थी। इस लड़की ने तो मुझे भी परेशान कर दिया था। मैंने नीलम से कहा कि अगर इनकार की कोई ढंग की वजह है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे घर वालों को बात करके राजी करूं और इन बारे में सोचूं। लेकिन बगैर किसी वजह के मैं क्या कहूंगा? और फिर इतनी रात के तुम्हारा यहाँ होना भी ठीक नहीं है। अभी तुम अपने घर लौट जाओ, सुबह स्कूल आना, हम वहीं पर बात करेंगे। बस इनकार की वजह बताकर जाना, ताकि मैं बात कर सकूं आगे। नीलम ने इनकार में सर हिलाकर कहने लगी, मुझे वापस घर नहीं जाना। वो लोग कल रात को मेरी शादी कर रहे हैं और इससे पहले जो होगा वो मुझे कबूल नहीं है। इसीलिए आप आज रात को ही मेरे माँ-बाप से बात करें, वरना मैं इस गाँव में ही से ही भाग जाऊँगी या फिर गाँव के कुएँ में कूदकर जान दे दूँगी, लेकिन वापस नहीं जाऊँगी, शादी नहीं करूँगी। बस। नीलम की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई ऐसे जान देने की बात करता है क्या? और गाँव से भागकर कहाँ जाओगी? तुम्हारा जीना-मरना सब इसी गाँव में ही है। कहाँ जाओगी भला? और फिर जब करीम बख्श में कोई बुराई नहीं है, तो शादी करने में क्या एतराज़ है तुम्हें? नीलम ने अजीब-सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे लगा था आप पढ़े-लिखे हैं। आप जानते होंगे कि मेरी उम्र बहुत छोटी है और इस उम्र में शादी करने से मेरा बचपन खत्म हो जाएगा। मुझ पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाएँगी और वो सब तो बात की बात है। शादी से पहले ही जो किया जाएगा, वही मेरी जान निकाल देने के लिए काफ़ी है और मैं वो सब करना नहीं चाहती। किसी सूरत नहीं। मैंने नीलम से पूछा कि आखिर शादी से पहले ऐसा भी क्या होना है जो तुम बार-बार इसकी बात दोहरा रही हो? छोटी-मोटी रस्में तो हर जगह ही होती हैं, तुम्हारे गाँव में भी कुछ रस्में होंगी। इसमें ऐसी भी क्या परेशानी वाली बात है? जो रस्म हो कर लेना। दरअसल मुझे इस बात का डर लग रहा था कि नीलम इतनी रात को मेरे कमरे में मौजूद थी और ये गाँव वालों को बात इज़्ज़त पर किसी स्याह दाग की तरह लगती थी। अगर किसी को भी पता चल जाता वो यहाँ है, तो उसकी भी जान ले लेते और शायद मुझे भी मार दिया जाता। यूं बेकसूर ही मारे जाते हम। मेरे पूछने पर भी नीलम ने कोई जवाब ना दिया और सर झुका लिया। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो वो कह नहीं पा रही थी। मैंने उसे समझाया कि देखो, अगर अपनी और मेरी जान बचाना चाहती हो तो अभी और इसी वक्त अपने घर लौट जाओ। मैं खुद सुबह तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे बाप से बात करूंगा। इन्हें समझा दूंगा कि वो तुम्हारी शादी अभी नहीं करें। उसने अजीब ही नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आप वादा करें उस्ताद जी, आप सुबह मेरे घर आएंगे और इनसे सारी बात करेंगे, मेरी शादी रुकवा देंगे। मैंने उससे वादा कर लिया और वो जिस तरह आई थी उसी तरह वापस चली गई। अलबत्ता मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। समझ नहीं पा रहा था कि मैं सुबह उसके घर जाकर क्या बात करूंगा। ये गांव वालों का आपसी का मामला था। दो भाइयों के बच्चों की शादी हो रही थी, इस सब में मेरा क्या लेना देना था? और फिर ना ही लड़के में कोई बुराई थी और ना ही कोई मसला। नीलम को क्या परेशानी थी? उसने खुलकर ये बात बताई भी नहीं थी, मगर अब मैं उससे वादा कर चुका था, तो मुझे उस वादे की खातिर उसके घर जाना था। इनकार की कोई भी वजह हो, वो तो समझ नहीं आई थी। सारी रात मैंने लफ्ज़ों की जोड़-तोड़ में लगा रहा था और उसके बाप से जाकर किसी तरह बात करूँगा और फिर ऐसे ही सुबह हो गई। मैंने गाँव की मस्जिद में ही फजर की नमाज़ अदा की और नीलम के घर की जानिब चल पड़ा। जो भी होगा देखा जाएगा। मंतक अजीब-सी लिए नीलम के घर की राह ली। गाँव में फजर होते ही सारे घरों में सुबह हो जाया करती थी और सब लोग कामों में मसरूफ़ हो जाते
और मगरिब के साथ ही यहाँ रात का समा होता था। मैं नीलम के घर पहुँचा तो दरवाज़ा हल्का-सा खुला हुआ था। मेरे बजाय जाने पर नीलम के बाप ने बाहर आकर दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसने बड़े अदब से सलाम किया। मुझे उस्ताद जी के हवाले से गाँव में हर कोई जानता था। वो मुझे खुद ही अपने घर के अंदर ले गया और अपनी बीवी को आवाज़ देकर नाश्ते का कहा। काफ़ी अदब लिहाज से पेश आया, लेकिन पता नहीं कुछ देर बाद का मंज़र क्या होगा। मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे इनकार किया और कहा कि मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो सीने पर हाथ रखकर कहने लगा, उस्ताद जी हम हाज़िर हैं। आपका हर हुक्म हमारी सार आँखों पर है। अब तो हमारे गाँव के लड़कों को पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए आपका रुतबा बहुत बड़ा है। आप हुक्म करें। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। समझ में नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करूँ। इससे इसकी बेटी की शादी के बारे में कैसे सवाल जवाब करूँ। अजीब कश्मकश का शिकार हो गया था। मुझे तज़ब्ज़ुब का शिकार देखकर नीलम का बाप कहने लगा, उस्ताद जी आप कहिए क्या बात है, बिला झिझक कहिए, हम हाज़िर हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने बात शुरू की और इससे पूछा कि आप नीलम की शादी कर रहे हैं? ये सुनकर वो खुशी से मुस्कुराया और कहने लगा, नीलम मेरी इकलौती बेटी है और मेरे भाई ने अपने बड़े काबिल बच्चे के लिए उसका हाथ माँगा है। आज रात को ही उसकी शादी है। मैं आपको दावत देने के लिए आने ही वाला था बस। उसकी बात सुनकर मैंने गहरा साँस खारिज किया और उससे कहा, इसीलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि नीलम की उम्र अभी बहुत छोटी है। वो 14 साल की है, आप इसे पढ़ने-लिखने दें, फिर इसकी मर्ज़ी पूछकर इसकी शादी कीजिएगा। फ़िलवक़्त ऐसा कोई फ़ैसला ना करें। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मेरी बात सुनकर नीलम के बाप के चेहरे का रंग बदल गया और वो कहने लगा, ये कैसी बात कर दी उस्ताद जी आपने? नीलम हमारी इकलौती बेटी है। हम इसका अच्छा-बुरा जानते हैं और फिर हमारे गाँव में तो ऐसी इसी उम्र में शादियाँ होती हैं। पढ़-लिख कर भी भला इसने क्या करना है? घरदारी ही तो देखनी है। और फिर करीम बख्श जैसा लड़का बार-बार नहीं मिलता। इतना अच्छा रिश्ता है, मैं क्यों शादी करने के लिए इनकार कर दूँ भला? लोग तो दुआओं में माँगते हैं ऐसे रिश्ते, हमारे घर में तो खुद चल कर आया है ये रिश्ता। वैसे भी करीम बख्श ने कहा है कि अगर शादी के बाद नीलम पढ़ना चाहती है, तो वो खुद इसे पढ़वाएगा। कोई नाजायज़ पाबंदी नहीं लगाएगा। नीलम के बाप की बात सुनकर मेरे मुँह पर ताला लग गया था। वो ठीक ही कह रहा था, यही इस गाँव का दस्तूर था और मेरे कह देने से बदलने वाला नहीं था। नीलम ने मुझे कोई ऐसी माकूल वजह भी नहीं बताई थी, जिसकी वजह से मैं इसके बाप को इसकी शादी से रोक पाता और इसरार करता या दलाइल देता। नीलम की आंखों में छाया खौफ और उसके चेहरे का डर मुझे समझा रहा था कि कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से वो ये शादी करना नहीं चाहती, लेकिन वो क्या वजह थी ये मुझे कैसे पता चलता जब तक नीलम खुद ना बताती। मैं तो यहाँ के रस्म रिवाज से ज्यादा वाकिफ भी नहीं था। नीलम की माँ नाश्ता लेकर आई तो मैं खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर में नीलम भी लस्सी का गिलास उठाए आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने में नीलम का बाप उसकी माँ को आवाज पर अंदर चला गया और मैंने नीलम से फौरन कहा कि उसका बाप किसी सूरत शादी से इनकार करने के लिए राजी नहीं है। अगर कोई खास वजह है तो वो बता दो मुझे, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई माकूल वजह होगी तो ही मैं इनसे बात कर सकूंगा, मगर ना कोई ऐसी वजह मेरे इल्म में नहीं है कि इनकार किया जाए। नीलम की सुनहरी आंखों में पानी भर गया। वो कहने लगी, उस्ताद जी यहाँ शादी से पहले ऐसी रस्म अदा की जाती है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस रस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मुझे खौफ आता है और इसीलिए मैं शादी से इनकार कर रही हूँ। वो रस्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने गुस्से में नीलम से कहा कि साफ लफ्ज़ों में बताती क्यों नहीं हो कि किस रस्म की बात कर रही हो? ऐसी भी कौन-सी रस्म है जिससे तुम इस कदर खौफ़ज़दा हो? जबकि तुम्हें करीम बख्श से भी कोई मसला नहीं है। इसकी बड़ी-बड़ी आँखों से आँसू बह निकले और उसने मुझे एक ऐसी रस्म के बारे में बताया जिसे सुनकर मैं खुद हक्का-बक्का रह गया और मुझे यकीन ना आया। उसने मुझे एक टेस्ट के बारे में बताया था, जो शादी से पहले उसे करवाना था और इसके बगैर शादी नहीं होती थी। मगर वो टेस्ट उसकी भेंट नहीं चढ़ना चाहती थी। इसीलिए वो डर रही थी और शादी से इनकार कर रही थी। उसने रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, उस्ताद जी, मैं बहुत भरोसा करके रात को आपके पास आई थी। मुझे आपसे मदद की उम्मीद है। आप इन गाँव वालों को समझा सकते हैं। आप ही मेरी मदद करें और इस रस्म से मुझे बचा लें, इससे पहले कि हमारे दरमियान मज़ीद बातचीत होती। नीलम का बाप चला आया था और बाप के आते ही वो वापस अंदर चली गई थी। मैं एक नई कश्मकश का शिकार हो गया था। स्कूल का वक़्त हो रहा था, लेकिन नीलम की शादी को रुकवाना और इस रस्म के हवाले से बात करना मेरे लिए ज़्यादा अहम हो चुका था। मेरी नौकरी को तकरीबन 20 साल होने वाले थे और इतने अरसे में ये पहली दफ़ा हुआ था जब मेरी पोस्टिंग गाँव में हुई थी। मैं तो ये सोचकर आया था कि गाँव की फ़िज़ा बहुत साफ़-सुथरी होती है। यहाँ आकर ना सिर्फ़ मेरी सेहत अच्छी होगी, बल्कि मैं बहुत सी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लूँगा। ज़िंदगी के कुछ दिन अच्छे गुज़र जाएँगे, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ आकर तो मुझे पता चला था कि यहाँ गाँव की ज़िंदगी के अलग मसाइल थे, ख़ासकर जवान होती लड़कियों के मसाइल तो बहुत ही ज़्यादा थे। क्योंकि गाँव के सारे रिवाज इनको लेकर ही बने हुए थे, जो कि बहुत ही मुश्किल और सख्त थे। और जिस रस्म के बारे में नीलम मुझे बता रही थी, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगर ये शहर होता तो मैं पुलिस को इत्तला करता और फौरन बुलवा लेता, लेकिन ये एक गाँव था जहाँ कोई पुलिस नहीं थी। यहाँ का कानून भी वडेरे बनाते और इस पर अमल दरामद भी वही करवाते। कानून से इन्हिराफ करने वालों को सजा भी वडेरों की तरफ से ही मिलती थी और इसी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की तब्दीली लाना बिल्कुल ही आसान नहीं था। ये वाक़ई एक मुश्किल मरहला था। मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ
तो मैंने हाथ पोंछे और बड़ी मुश्किल से नीलम के बाप से दोबारा बात यही शुरू कर दी। मेरी बात सुनकर उसके बाप ने अजीब तरह से मुझे देखा और कहने लगा, नीलम ने आपसे कोई बात की है? क्या इसे कोई एतराज़ है? ये सुनकर मैं परेशान हो गया और फ़ौरन कहा, नहीं, नहीं, नीलम ने कुछ नहीं कहा है। मुझे डर था कि कहीं इसका बाप इसे कोई सज़ा ना दे, इसलिए साफ मुकर गया था। नीलम के बाप ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बेटी इज़्ज़त के साथ आज रुखसत हो जाएगी। मैं इससे आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसकी शादी में रुकावट ना डालें। आपका क्या है, आप शहर से कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं और फिर वापस चले जाएँगे। लेकिन मेरी बेटी घर बैठी रह जाएगी क्योंकि हमारे गाँव में ज़्यादा उम्र की लड़कियों से शादियाँ नहीं होती। जितनी जल्दी इसकी शादी हो जाएगी इतना ही बेहतर है। इसके बाप के इस लहज़े पर कहने पर खामोशी से उठकर मैं स्कूल वापस पहुँच गया, लेकिन मेरा सारा ज़हन नीलम और उसकी रस्म की तरफ अटका हुआ था। पता नहीं नीलम को गलतफ़हमी हुई थी या फिर सच में मुझे ऐसा ही था। मैं इस बात की तस्दीक किस तरह करता, और फिर मैंने सोचा कि इसका एक ही तरीका है, अगर मैं भी इस रस्म में शरीक हो जाऊँ, तो मुझ पर सारा राज़ खुद ब खुद खुल जाएगा। ये नीलम सच कह रही है या फिर झूठ? क्या सच में गाँव वाले इस कदर जाहिल हैं? मैंने थोड़ी ही देर में बच्चों को पढ़ाकर छुट्टी दे दी और दोबारा नीलम के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा बजाया तो उसका बाप ही बाहर निकला। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग अजीब-सा हो गया। कहने लगा, उस्ताद जी आप फिर आ गए? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं शादी में शिरकत के लिए आया हूँ और चाहता हूँ कि गाँव की सारी रस्मों में भी शामिल हूँ। शहर जाकर ये सब देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ चला आया। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और खुशी-खुशी कहने लगा कि ये तो हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात होगी कि आप नीलम की शादी में शरीक हों, और अगर आप हमारी रस्मों में शरीक होना चाहते हैं तो आज दोपहर में हमारी एक ख़ास रस्म होगी। आप हमारे साथ चलिए, वो रस्म खुद देखिएगा। हमारे गाँव में वो कँवारी लड़कियों की एक ख़ास रस्म का टेस्ट होता है और फिर ही इनका निकाह पढ़ाया जाता है। ये बात मुझे नीलम बता चुकी थी, लेकिन मैं इस बात की सच्चाई जानना चाहता था। अगर ये वाक़ई इस तरह की कोई रस्म यहाँ राइज थी, तो इसे ख़त्म करवाना मुझ जैसे पढ़े-लिखे शख़्स की ज़िम्मेदारी थी, वरना मेरा शुमार भी जाहिलों में ही होता। जहालत के गिरदाव में फँसे लोगों के साथ मिल बैठ जाता, तो मैं भी जानने के बावजूद जाहिल ही कहलवाता। फ़िलहाल मैंने नीलम के बाप से कुछ भी नहीं कहा और दोपहर में इनके साथ इस टेस्ट के लिए वडीरों की हवेली की तरफ निकल पड़ा। मैं जानता था कि वो लड़की टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरह उसकी माँ ने उसे बाजू से पकड़ा हुआ था, यकीनन उसे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था। हम वडेरों की हवेली पहुँचे तो वहाँ एक खुले आँगन में वडेरे साहब अपने 2 आदमियों को और एक बूढ़े हकीम के साथ बैठे हुए थे। सबने इन्हें अदब से सलाम पेश किया, तो वो बड़े वडेरे साहब ने नीलम को सर से पाँव तक देखा और कहने लगे, दुल्हन तो बड़ी प्यारी है, अब इसका टेस्ट भी हो जाए। ऐसा ना हो कि इसका टेस्ट खराब आए और इसकी शादी ना हो सके। मैं बड़ी हैरानी से वडेरे साहब की बातें सुन रहा था। फिर उन्होंने हकीम साहब को कुछ इशारा किया और टेस्ट करने का कहा। हकीम साहब ने नीलम की माँ से कहा कि बच्ची की कमीज़ ऊपर करो। ये सुनकर मैंने फ़ौरन कहा कि ये कैसी रस्म है? एक नामहरम कैसे एक लड़की की कमीज़ उठा सकता है? और वो भी इतने लोगों की मौजूदगी में, ये दुरुस्त बात नहीं है। मेरी इस तरह की बात सुनकर वडेरे साहब ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, उस्ताद जी आप शादी में शरीक होने आए हैं या हमारी रस्मों पर सवाल उठाने? ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारे रिवाज, हमारे टेस्ट चलते हैं। गाँव की बहुत सी लड़कियाँ पहले बगैर टेस्ट के शादी करती थी और फिर इनकी वजह से गाँव में अजीबो-गरीब, अपाहज और माज़ूर बच्चे पैदा होते थे। गाँव की नस्लें खराब हो रही थी। इसीलिए हमने शहर से बड़े हकीम को यहाँ बुलवाया और अब ये हमारी लड़कियों के टेस्ट करते हैं। इनकी नज़रें काफ़ी हैं। जिस लड़की के पेट को देखकर ये बता दें कि इसका बच्चा अपाहज होगा, हम इसकी शादी नहीं करवाते, ताकि हमारी नस्ल खराब ना हो और हम नुकसान से बच जाते हैं। मैंने हैरत से कहा कि ये कैसे हकीम साहब है जिन्हें टेस्ट के लिए ना किसी मशीन की ज़रूरत है ना अल्ट्रासाउंड की, और ऐसा कोई टेस्ट अभी इजाद ही नहीं हुआ, जो शादी से पहले या हमल से पहले ये बता दे कि होने वाला बच्चा माज़ूर होगा या सेहतमंद। हकीम ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, मेरी हिकमत पर शक न कर। यकीनन तेरी नीयत खराब है, तू इस लड़की पर नज़र जमाए बैठा है। जब ही तो इसकी शादी रोकने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। जो लड़की टेस्ट में पास हो जाती है, हम उसकी शादी करने देते हैं, लेकिन जो फेल होती है वो वडेरे साहब की हवेली में मुलाज़िमा बन जाती है। यही इस गाँव का दस्तूर है। हकीम साहब की बात सुनते ही सारा सच मुझ पर खुल गया और मैं जान गया कि ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा है। वडेरे साहब ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और मुझे बाहर निकाल दिया गाँव से। लेकिन मैंने इनसे सख्ती से कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा किया, तो मैं शहर से पूरी फ़ोर्स बुलवा लूँगा। मैं एक सरकारी मुलाज़िम था, उस्ताद था, और वो मेरी हैसियत को इस तरह इनकार नहीं कर सकते थे। वडेरे साहब को जब अंदाज़ा हुआ कि मैं इतनी आसानी से काबू नहीं आऊँगा, तो उन्होंने हकीम साहब को कोई इशारा किया और उन्होंने नीलम का पेट देखते ही कह दिया कि इसकी शादी करवा दो। ये सब कुछ मेरे खौफ की वजह से हुआ था, वरना मैं वडेरे साहब की आंखों में नीलम के लिए सताइश और नीयत की खराबी को जान चुका था। नीलम के माँ-बाप इसे वापस लेकर आए और इसके बाप ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा था कि मैंने वडेरे साहब के सामने आवाज़ उठाकर अच्छा नहीं किया। वो पढ़े-लिखे नहीं थे और ना ही ये बात समझ पाते थे कि मैं इनकी बेटी की ज़िंदगी बचाई है। वो तो हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं थे। नीलम ने नज़रों ही नज़रों में मेरा शुक्रिया अदा किया था। वो किसी ना हक फैसले की भेंट चढ़ने से बच गई थी और अपने हक के लिए कोशिश करके इस ज़ुल्म से बच चुकी थी, और वडेरे साहब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना सामान समेटूँ और वापस शहर के लिए रवाना हो जाऊँ। वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इसकी कोई भी और मुश्किल खड़ी हो जाए, और यही तो सबसे बड़ी जहालत थी।
हम समझना ही चाहते नहीं कि हमारी गलती कहाँ पर है, हम कहाँ जहालत बरत रहे हैं। और मैंने भी अपना सामान समेट लिया, मुझे शहर जाना था और अपने पुलिस वाले दोस्त से बात करनी थी। उसे इस गाँव की ऐसी बेहुदा रस्म के बारे में बताना था, जिसका मकसद सिर्फ वडेरे की अय्याशी पूरी करना था। नीलम ने हिम्मत करके अपने हक में आवाज़ उठाई थी, इसीलिए मैं उसे बचा सका था। लेकिन न जाने गाँव की कितनी लड़कियाँ ऐसी ही थी जो इस भीड़ टेस्ट की चढ़ चुकी थी और अपनी ज़िंदगी खराब कर बैठी थी। नाक ज़ुल्म बर्दाश्त करती थी, हैरत तो मुझे गाँव वालों पर भी थी, जो मुसलमान होते हुए भी इन बातों को समझ नहीं पाए थे कि ये सब सिवाय झूठ और धोखे के कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इज़्ज़तों से सरेआम खेला जा रहा था। मुस्तकबिल के मामले पर तो रब के हाथ में है और ये लोग एक जाहिल शख्स की बातों में आकर अपनी बेटियों की इज़्ज़तों को नीलाम कर रहे थे। मैं शहर की बस में बैठ चुका था और अब मुझे इस गाँव की भलाई के लिए शहर जाकर काम करना था। यहाँ रहकर अब मज़ीद आगे कुछ नहीं कर सकता था। पंजाब के वो गाँव बिल्कुल भी बॉर्डर के साथ लगते थे। इनमें ऐसी-ऐसी रस्में राइज हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ। ज़्यादातर गाँव में तो बिल्कुल हिंदुआना रस्मों को अपनाया जाता है और लगता ही नहीं कि ये गाँव मुसलमानों के हैं। और जिस गाँव से मैं लौट कर रहा था, इसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। तालीम का फुकदान था यहाँ पर और ऐसे ही असरात देखने को मिलते हैं जहाँ फुकदान हो, कि आप लोगों को लगता ही नहीं कि इन गाँव के लिए कोई कानून बनना चाहिए और यहाँ से वडेरों की दादागिरी अब ख़त्म करवानी चाहिए, ताकि ऐसी कभी और घटिया रस्मों में बेटियों को मुस्तकबिल के फैसले ना सुनाए जाएँ और ना ही इन्हें किसी वडेरे के यहाँ सारी ज़िंदगी मुलाज़मा बनकर रहना पड़े। जाहिल शख्स बाकियों के साथ-साथ अपना भी भला नहीं करता। गाँव के लोग बड़ी तरह इस जहालत के डूबे हुए थे। इन सारे कभी और गंदे रस्मों-रिवाज के खैर बात कहने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी।